ये केंद्रीय सरकार आने के बाद जुडिशरी आज 50% खत्म हो गया। इसके पहले हमारा कलीजियन सिस्टम विरोध करता था कि ये सरकारी आदमी है, ये सरकारी जज है, ये सरकारी जज है, इनको लेने का नहीं, थोड़ा इसको अलग रखना। लेकिन अब मेरे ख्याल से प्रेजेंट कलीजियम और इसके पहले अलाउ एनीवन टू कम। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज की इस बातचीत में, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ख़ास बातचीत होने वाली है। न्याय व्यवस्था पे बात होने वाली है, सरकार पे बात होने वाली है, सिविल राइट्स पर बात होने वाली है। और इस बातचीत को करने के लिए आज हम लोगों के साथ है कॉलिन गोंजाल्विस, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के फाउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों से बात करने का। सर, हम लोग जैसा बचपन से पढ़ते आए हैं सिविक्स की बुक में कि 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, और मीडिया को 4th पिलर बनाया गया। और उस 3 पिलर में जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबके रोल्स जो हैं अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किए गए हैं। लेकिन कई बार सर हम लोग ऐसा देखते हैं हमारे सोसाइटी में कि जो गवर्नमेंट है वो जुडिशियरी के रोल में आ जाती है, और जुडिशरी के रोल में आने के बाद वो कई तरह के जजमेंट देने लगती है, जो काम न्याय व्यवस्था का है देने का। और एक उसका फेमस एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सर, जो बुलडोज़र की पूरी घटना हो रही है यूपी में, और देश के अलग अलग जगह में, एमपी में भी कुछ घटना रिपोर्ट हुई है। और कहीं ना कहीं जो पब्लिक की सिंपैथी है, वो मेजॉरिटी पब्लिक की सिंपैथी गवर्नमेंट के साथ हो जाती है कि हाँ, ये क्विक डिसीजन ले रहे हैं, ये क्विक जजमेंट ले रहे हैं और ये सही है। लेकिन इसका सर इंडियन जुडिशरी और सिस्टम पे क्या असर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है? वेल, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेसी का सारे ख़त्म हो गया, और मोदी जी ने ये कर पाया जो पिछले 70-80 साल से नहीं हो पाया। पार्लियामेंट ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट ख़त्म हो गया इसलिए क्योंकि मोदी जी जो चाहता है, एग्जीक्यूटिव जो चाहता है कि ये कानून बने, वो कानून बने, वो बन जाता है बिना कोई बहस या डिस्कशन, चर्चा, नो डिस्कशन। हुक्म आया ऊपर से और आपको ये कानून बनाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट का काम वर्चुअली ख़त्म हो गया, ऑपोजिशन का काम ख़त्म हो गया, डिस्कशन का काम ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट ख़त्म हो गया, समझो। सेकेंडली, और ये तो सब प्रेस का, फ्री प्रेस ख़त्म हो गया इंडिया में। ये यकीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस ख़त्म हो गया कोई नहीं कहता है, प्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और वो हुआ क्योंकि कॉरपोरेट हाउसेस ने सारे मीडिया चैनल्स को खरीद लिया। इसके पहले था डिस्कशन टेलीविज़न पर, लेकिन अब आप देखिए चैनल, सब सारे चैनल गवर्नमेंट के पॉकेट में है, क्योंकि कॉरपोरेट लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। लास्ट रिमेनिंग इज जुडिशरी, और मेरे ख्याल से ये केंद्रीय सरकार आने के बाद जुडिशरी आज 50% खत्म हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल था। मोदी जी का सरकार जो था, ऐसा कोई पावरफुल सरकार हमारा देश में नहीं हुआ। और इतना पावरफुल होने के नाते ये जुडिशरी सामना करना, गवर्नमेंट को अपोज करना, गवर्नमेंट पर थोड़ा कंट्रोल, नियंत्रण रखना, ये धीरे धीरे से ख़त्म हो रहा है। कैसे? फर्स्टली, गवर्नमेंट माइंडेड जजेस को लिया लार्ज नंबर्स में, और हमारा प्रेजेंट कलीजियम सिस्टम जो है, उन लोगों ने अलाउ किया, तो बहुत सारे जजेस भर्ती हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, जो सरकार से बहुत ही नज़दीक है।
इसके पहले हमारा कॉलेजियन सिस्टम विरोध करता था कि ये सरकारी आदमी है, ये सरकारी जज है, ये सरकारी जज है, इनको लेने का नहीं, थोड़ा इसको अलग रखना। लेकिन अब मेरे ख्याल से प्रेजेंट कॉलेजियम और इसके पहले अलाउ एनीवन टू कम। तो जैसे चेन्नई में हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट में विक्टोरिया जज, स्टार्टलिंग केस, खतरनाक केस। ये बीजेपी का मीडिया सेल का कुछ हेड थी वो विक्टोरिया जज, और उसने कहा कि इंडिया में ग्रीन टेरर है, वाइट टेरर है। ग्रीन टेरर मतलब मुस्लिम्स, वाइट टेरर मतलब क्रिश्चियंस। और वाइट टेरर ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वाइट टेरर के पास लाइब्रेरी है, अस्पताल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। सच अ ब्लेटेंट कम्युनल स्टेटमेंट। उसको लिया, जज बनाया। तो जब कॉलेजियम से पूछा ये हुआ कैसे, सब इनिशियल रिएक्शन था कि हमें मालूम नहीं था, वी डिड नॉट नो कि उसने ऐसा डिस्कशन किया, उसका ऐसा व्यूज़, कम्युनल व्यूज़, वी डिड नॉट नो। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट में सभी को मालूम है, विक्टोरिया वाज अ प्रोमिनेंट पर्सन, हेड ऑफ द बीजेपी मीडिया सेल, सभी को मालूम था। एवरीडे इसका बहस एवरीडे ऐसा होता था, कम्युनल लैंग्वेज। सो देन व्हेन जब कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, एंड द जजमेंट यू मस्ट रीड, जजमेंट सेज collegium can only look at eligibility, not suitability. Okay. Eligibility मतलब क्या है, 10 साल practice at the bar, you can become high court judge. Suitability, कि क्या जज suitable है इस पोस्ट के लिए, ये हमें उसमें नहीं देख सकता है। Now this is a बहुत अजीब सा स्टेटमेंट है ना, कि जज suitable to be high court judge we cannot see. Only we can see tenure practice. Judges suitable to become Supreme Court judge, we cannot see. That is the judgment of the court. You all must see that judgment. Deadly. तो बहुत बढ़ती हो गया. And you can say, if you want to call it saffron color अभी बहुत इस सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन में धीरे धीरे से इसका कलर जो है बदल रहा है। बट सर, आप जो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% जो कोर्ट सिस्टम है वो सैफरन कलर में बदल रहा है, तो मैंने इतना क्लियरली नहीं बताया, लेकिन थोड़ा आई पुट इट लाइक दिस फ्रॉम अ लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जजेस जो सरकार से बहुत ही संबंधित है, ये तो हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये जब सरकार के खिलाफ अगर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केस आ जाता है, कि क्या ये लोग न्याय दिला सकते हैं लोगों को, सरकार के खिलाफ जा सकता है, मुझे नहीं लगता है। तो क्या सर एक ये वजह है कि उमर खालिद को अभी तक बेल नहीं मिली, वो अभी तक जेल में है? इतने बड़े केसेस में फादर स्टैन स्वामी की जेल में मौत हो जाती है 2021 में। जो पत्रकार जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, इवन हाथरस के रेप केस में हम लोग देख सकते हैं UAPA लगता है सिद्दीक कप्पन पे, वो कई लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो क्या एक ये रीज़न है? और अगर ये रीज़न है तो फिर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, उनके राइट्स कैसे कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा? नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है फिलहाल, नामुमकिन है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में नामुमकिन है, हाई कोर्ट में नामुमकिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस है जो सही तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका संख्या धीरे धीरे से घट रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी स्टेटमेंट दिया था प्रेस में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस बेल नॉट जेल, बेल देना चाहिए, जेल में रहना नहीं चाहिए, ये सिद्धांत था जुडिशरी का। सो चीफ जस्टिस सेड बेल नॉट जेल होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस आर नॉट फॉलोइंग दैट रूल, करेक्ट?
But what is the answer? Why they are not following? क्योंकि आपका ब्रदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में एवरी डे दे आर डिलीवरिंग जजमेंट्स, नो बेल, नो बेल, नो बेल, नो बेल। और हालत ऐसा हो गया कि चार्जशीट में यूएपीए का शब्द आएगा चार्जशीट में, हालांकि कोई मटेरियल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यूएपीए का शब्द इसमें इस्तेमाल किया तो जजेस आर डिनाइंग बेल। बिना चार्जशीट के भी? नहीं, चार्जशीट होगा, चार्जशीट में कोई मटेरियल नहीं रहेगा, बिना किसी एविडेंस, कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन लगा दिया चार्ज। करेक्ट। पुराना ज़माना का जजेस जो है दे वर वेरी गुड, दैट कि यूएपी आपने लगाया, टाडा आपने लगाया, लेकिन टाडा का कोई एविडेंस ही नहीं है। खलिद का केस देखो, हाई कोर्ट का जजमेंट, प्रोवोकेटिव स्पीच दिया, खलिद ने प्रोवोकेटिव स्पीच दिया। बट व्हाट प्रोवोकेटिव स्पीच, आप बताइए, राइट इन योर जजमेंट क्या था प्रोवोकेटिव? क्योंकि खलिद का स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच केस, नो, खलिद का मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हिज डिफेंसेस। सो व्हाट डिड ही से? प्रोवोकेटिव स्पीच करना क्या ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है प्रोवोकेटिव स्पीच देना? यू टेक योर जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन. If he were alive today, they would put him in jail under UAPA sedition. It has to be sedition के लिए तेज भाषा, strong language, लेकिन साइड बाय साइड violence against the state. केदारनाथ जजमेंट 1968. सेडिशन के लिए कॉलोनियल लॉ लागू नहीं है, दैट ओनली इफ यू से वर्ड्स, शब्द इस्तेमाल करोगे सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तब आप जाओगे जेल में। नो, शब्द भी तेज होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, दोनों टुगेदर। सो खलिद डिड नथिंग. Khalid jail में now 4 years, 3 years, 4 years in jail. What did he do? Speech. सर, आप जो बात कह रहे हैं कि स्पीच के वजह से, सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाते हुए जिस तरीके से ये किया जा रहा है, तो सर इसमें एक चीज़ ये भी, एक सेडिशन का जो आपने कहा कि जो नया कानून संहिता जो लागू हो रहा है उसमें सेडिशन और टेररिज्म दोनों की डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज की गई है और कंट्री की इंटीग्रिटी से जोड़ा गया है। तो इस पे सर आप ये देख, लेट्स टेक इम्पोर्टेंट प्रोवोकेटिव केस, खालिस्तान जिंदाबाद। ओके, अब कोई अगर कहेंगे कि खालिस्तान जिंदाबाद अगर कहेंगे तो वो सेडिशन है और एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है वगैरह। करेक्ट पॉइंट। मेरा एक केस है मणिपुर का, कुकी ट्राइब का है, और उसने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन इंडिया में एक ऐसा हिस्सा रहेगा जहाँ पे कुकी लैंड होगा, हम लोग शान से रह सकते, उसमें कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, कोई दमन नहीं करेगा, हमको कुकी लैंड चाहिए। यंग लड़का था तो उसको भी सेडिशन में लिया। अब ये खालिस्तान जिंदाबाद का केस का ये मैटर, उस व्यक्ति को चार्ज किया, अरेस्ट किया, चार्ज किया, कन्विक्ट हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। हाँ, खालिस्तान मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा कि ये बंदा जब ये बोला खालिस्तान जिंदाबाद, और ये भी कहा कि हमें एक सेना बनाना पड़ेगा, आर्मी जैसा बनाना पड़ेगा, हमको आर्म्स खरीदने का है और फाइट करना पड़ेगा, तो जज साहब ने पूछा, मिस्टर प्रोसिक्यूटर ये बताओ, ये भाषण देने के बाद कुछ हुआ क्या? कुछ हिंसा हुआ, कुछ वायलेंस हुआ, किसी ने AK-47 चलाया, किसी ने बॉम्ब फेंका? और प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। उसने भाषण दिया, फिर घर चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा फिर सेडिशन होता कैसे?
टेररिज्म कैसा होता है, सिर्फ स्पीच देने में टेररिज्म होता है, और उसको एक्विट किया। और एक और केस आया कश्मीर से, आज़ादी का केस। हमें आज़ादी चाहिए, हमें यहाँ रहना नहीं है, हमको आर्मी बना के बंदूक खरीद के हमें आज़ादी के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। उसको भी लिया, सेम रिस्पॉन्स बाय सुप्रीम कोर्ट कि आज़ादी का भाषण देने के बाद कुछ हुआ क्या, कुछ वायलेंस हुआ, किसी ने बॉम्ब फेंका, कुछ ये किया, वो कुछ नहीं हुआ सर। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोड़ दो, एक्विटल, टोटल एक्विटल। तो ये है UAPA ओनली टू क्रश फ्री स्पीच। Nobody, none of those people, भीमा कोरेगांव के लोग, all of them, no violence। अगर आप एविडेंस देखोगे, ध्यान से देखोगे, पूरी तरह से अगर आप स्टडी करोगे, not one page, not one line of violence, any bomb, any gun, any terror funding, no। Only what they did was सरकार के खिलाफ बार बार आलोचना की, स्ट्रॉन्ग स्पीच अगेंस्ट द स्टेट। दैट इज वाई UAP। ऑल द केस, पिंजरा तोड़ का केस देखना, दिल्ली का, यंग विमेन 21, 22, 23 कॉलेज स्टूडेंट्स, पिंजरा तोड़ का केस, टेरर केस, UAPA केस। वेरी गुड हाई कोर्ट जजेस, वेरी गुड। इन लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप बताइए इसमें टेररिज्म होता कैसे। These are college students, they are criticizing the government all the time, they are doing drama, plays, कि होता कैसे टेररिज्म। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा साहब देखो इसका बहुत बड़ा चार्जशीट है, 5000 6000 पढ़ने का चार्जशीट है, इसमें बहुत टाइम लगेगा बताने के लिए। जज साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत टाइम है, आप बताओ, हम सब काम दूसरा अलग करेगा, आप बताओ, तुम्हारा चार्जशीट के हिसाब से बताओ, शो मी वन लाइन, शो मी वन पेज, वन लाइन, शो मी वन पेज। डिफेंस जो कहेंगे, अक्यूज लोगों का जो बयान है वो अलग सा है, वो हम नहीं देखेंगे अभी, तुम्हारा चार्जशीट तुम बताओ, वन लाइन वन पेज, नहीं बता पाया। सो इफ यू सी पिंजरा तोड़ जजमेंट, वी हैव आस्क्ड द प्रोसिक्यूटर, again and again we are asking the prosecutor कि where is the evidence, where is the evidence, and they cannot show, because good judge, good court, good judge, show us the evidence। गोगोई का केस असम में सेम, गुवाहाटी हाई कोर्ट सेड मिस्टर प्रोसिक्यूटर हमारे पास बहुत समय है, डोंट वरी, डोंट थ्रेटन अस, नो, कि इतना बड़ा चार्जशीट है। और एक केस में व्हील बैरो में चार्जशीट लाया, इतने सारे दिखाने के लिए कि बहुत गंभीर केस है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट से सर मिस्टर प्रोसिक्यूटर हमारे पास बहुत समय है, आप बताइए। गोगोई के खिलाफ, CAA NRC प्रोटेस्ट के खिलाफ हो गए, शो मी वेयर इज द टेररिज्म, नो टेरर, कैनॉट शो, नॉट इन अ सिंगल केस दे कैन शो। This is not terrorism of people. People are not doing terrorism. People are doing terrorism तो मालूम पड़ता है immediately, no, some bomb will go, some machine gun will go. People are not doing terror. और state उंगली बताएगा, you are terrorist, you are terrorist, you are terrorist, you are terrorist. But it is the state which is terrorist. Like colonial state, no? हमें उसी position में है जो पहला था। State is colonial power, colonialism is जलियांवाला बाग, shooting people, killing people। ये सिचुएशन फिलहाल इंडिया में आया, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए ये कानून ज़रूरी है, नया कानून। अमित शाह ने क्या बताया पार्लियामेंट में, आई वॉच्ड हिम, ही वाज टेलिंग पार्लियामेंटेरियंस, ये पुराना जो घटिया सा कानून है ये हमने सारे निकाल दिया, नया कानून लाया जो पब्लिक के हित में है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे कानून
और ये कॉलोनियल लॉ रखेगा और अमित शाह का कानून साइड बाय साइड रखोगे तो ये 10 गुना खतरनाक, कॉलोनियल पावर से 10 गुना खतरनाक, 10 times वर्स देन कॉलोनियल पावर, स्टेट एज टेररिस्ट, दैट ये हमारा सिचुएशन। तो जजेस का हिम्मत है क्या बोलना, सुप्रीम कोर्ट जजेस का हिम्मत है केंद्रीय सरकार के खिलाफ बोलना? हिम्मत नहीं है। हाँ, हिम्मत हार गया सुप्रीम कोर्ट का, कुछ लोग हैं, 3, 4, 5, 6 लोग, कुछ अच्छे जजेस हैं जो आज तक फाइट कर रहे हैं फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन जनरली हिम्मत हार गया लोगों का, जजेस का ऐसा हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ बोलना, नॉट पॉसिबल। और सर अभी जो हम लोग सेडिशन पर और टेररिज्म और इंटीग्रिटी इन सारे चीज़ों पे बात कर रहे थे, और बीच में आपने जो खालिस्तान और कश्मीर के केसेस का रेफरेंस दिया, तो सर जब भी अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उसको भी लेबल किया गया कि ये खालिस्तानी सपोर्टेड फंडेड मूवमेंट है, CANRC को कहा गया कि ये पाकिस्तानी फंडेड मूवमेंट है। और जब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसी में जो हम लोग का पहला सवाल भी था कि कई बार लोग जुडिशरी बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, जिसमें सरकार भी होती है, और कई बार भीड़ खुद होती है और भीड़ भी जजमेंट दे देती है। और ये हम लोगों ने कई केसेस में देखा है कि मॉब लिंचिंग होती है लोगों की, और अगर मॉब लिंचिंग के सारे डेटा को अगर हम लोग देखेंगे, बिहार में भी जो अभी रिसेंट में कई मॉब लिंचिंग हुई है उसमें देखेंगे तो वो या तो दलितों की हो रही है, माइनॉरिटीज़ की हो रही हैं, और माइनॉरिटीज़ की अगर हो रही हैं तो उसमें एक ख़ास तरह का नोशन बार बार कोट किया जा रहा है, वो है भारत माता की जय। और कहा जा रहा है कि अगर भारत माता की जय आप नहीं बोलेंगे तो ये राजद्रोह है, और उसको भी भीड़ जो है राजद्रोह की श्रेणी में ले आती है, और कई बार मॉब लिंचिंग की शक्ल वो ले रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। तो भारत माता का ये जो नया नोशन है, अगर हम इस नोशन को हम लोग देखें, जो पंडित नेहरू की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें फर्स्ट चैप्टर में वो पूछते हैं कौन है भारत माता। उस नोशन से देखते हो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल नोशन है भारत माता का, उसमें माइनॉरिटीज़ कहाँ है सर, उसमें दलित्स कहाँ हैं, और महिलाएं या जेंडर माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं, LGBTQ कम्युनिटी, वो लोग कहाँ, उनका क्या स्टेक्स इस भारत माता में बनता है? देखिए, बात ऐसा है कि भारत माता से हमें भी प्यार है, बहुत प्यार है। वी लव आवर कंट्री। जो लोग ऑपोजिशन में है ये भी प्यार करते हैं भारत माता से, नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये खालिस्तान और ये आज़ादी का उदाहरण दिया इसलिए, इसका मतलब ये नहीं कि आई विल गो एंड शाउट खालिस्तान जिंदाबाद। मैं शायद इसके विरोध में भी हो सकता है, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, इनका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। कोई कह सकता है कि हमको स्पेशल स्टेट चाहिए, स्पेशल लैंड चाहिए, कुकी लैंड, जो ट्राइबल लैंड वगैरह वगैरह। आप विरोध भी हो सकता है, आपको गुस्सा भी आएगा ये सुनने से, लेकिन इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बोलने का अधिकार है लोगों का, तो सभी को फ्री स्पीच करने का मौका मिलना चाहिए। ये सिचुएशन था पहले, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ये सिचुएशन था इंडिया में। कोई बोलेगा, कोई विरोध करेगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई क्रिटिसिज्म करेगा, या ऐसा आलोचना रहेगा। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना, दैट एवरीबडी विल स्पीक पीसफुली एंड ऑल दैट। टुडे क्या है, माइंड कंट्रोल है। मेन टॉप जो लीडरशिप है, माइंड कंट्रोल ओवर इंडिया। तुम ये मत कहो, ये मत कहो, ये मत बोलो, वो मत करना, और ये गलत है। दिस इज द मेन थिंग। नाउ भारत माता की जय, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। आपको रिलीजन के बारे में कुछ कहना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन, माइनॉरिटी रिलीजन को दबाने का कोशिश करोगे, व्हाट डज इट मीन? आपने कल वीडियो देखा होगा शायद, ये लोग ऑन द स्ट्रीट दे वर डूइंग नमाज, यू सॉ, एंड दे वर बेंडिंग लाइक दैट एंड डूइंग नमाज, एंड अ पुलिसमैन कम्स एंड किक्स देम। शॉकिंग। तो इंटॉलरेंस ये है,
कि सिर्फ हम जो चाहते हैं वो ही बात करो, नो टॉकिंग एनीथिंग एल्स, नो रिलीजन. So state has become anti-Muslim. State has become anti-Christian. I was surprised to find, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर स्टेट के खिलाफ नहीं बोलता है. हम लोग ऐसा एक लड़ाकू कम्युनिटी नहीं है कि हम बोलेंगे. सो क्रिश्चियन ज़्यादातर वो स्टेट से पंगा नहीं लेता. लेकिन फिर भी 21, 22, 23, 600 assaults against Christians in India. 600. और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया और जब हम पुलिस स्टेशन में गया एफआईआर लेने के लिए, एफआईआर क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ, एफआईआर प्रीस्ट के खिलाफ, हमारे जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस इस देश का लेटर हेड पर एफआईआर लिखवाया गया. ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह वगैरह, उनका लेटर हेड पर लिखा कि क्रिश्चियन लोगों का एक मीटिंग हो रहा था. संडे को प्रेयर मीटिंग होता है और उस प्रेयर मीटिंग में एक ग्रुप अंदर गया, तोड़ फोड़ किया, पास्टर प्रीस्ट को पकड़ा, जेल में डाला. 600 अटैक्स इन इंडिया. और देखा तो कुछ नहीं है. दे आर डूइंग प्रेयर मीटिंग. व्हाट इज मामूली प्रेयर मीटिंग. व्हाई दिस बजरंग दल एंड विश्व हिंदू परिषद एंड व्हाटएवर, व्हाई दे आर सो एंग्री विद दैट. तो कंट्रोल, माइंड कंट्रोल और माइनॉरिटी कंट्रोल, टोटल माइनॉरिटी कंट्रोल. लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली हाफ ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन इन दिस कंट्री इज नॉट अग्रीइंग विद दिस. ये सिर्फ नहीं कि माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ खुलेआम से अटैक्स ऑन दलित्स, लिंचिंग, तुम ये खा सकते हो, तुम वो नहीं खा सकते, हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज, जैसे योगी उत्तर प्रदेश में शूटिंग इन द नी एंड शूटिंग इन द एंकल, 100-200 बॉयज शॉट, क्योंकि हमारा इसके ऊपर शक है. सो शक हो गया तो यू हैव बिकम एक्सिक्यूटर ऑल्सो. तुम्हारा शक है कि फलाना लड़का कुछ गलत काम कर रहा है तो यू शूट हिम इन दी नी, शूट हिम इन दी एंकल. हमेशा के लिए वो डिसेबल रहेगा, विकलांग रहेगा. किसी ने कहा योगी सरकार के खिलाफ, डिमोलिश द हाउसेस. और किसी का हिम्मत, जुडिशरी में किसी का हिम्मत नहीं है बोलने का. Have judges become what? Useless. No judge in the country will stand up and say suo moto कि मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, suo moto notice. How did you break his house? We broke his house, sir, because he is a criminal. All right. Criminal हो तो भी, even if he is a criminal, you have to give notice. You have to have legal proceeding. You have to take evidence. उसके बाद आप तोड़ सकते हो अगर कोर्ट का ऑर्डर मिला. He is just, you are calling him criminal and breaking his house. और हमारा सरकार और हमारा जजेस योगी के खिलाफ किसी का हिम्मत नहीं रहा बोलने का. So now it has become like that. तो योगी ऑल्सो हैज बिकम डबल पावरफुल कि मेरे पास जो बोलने वाला इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, हमें पकड़ने वाला इंस्टीट्यूशन जो है जुडिशरी, वो अगर ठप हो गया तो हु विल स्टॉप मी? हु विल स्टॉप मी? दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जुडिशरी कीपिंग क्वाइट, जुडिशरी सरेंडरिंग. It is not only that government is interfering, government का हस्तक्षेप है, very heavy हस्तक्षेप है कि इसको लेना, उसको मत लेना, इसको लेना, उसको मत लेना, ये हमारा बंदा है, इसको लेना. लेकिन साथ साथ में जुडिशरी भीतर से कोलैप्स हो गया. Collegium is collapsing. You can see who is coming in. Nobody is saying a word. Nobody is saying a word. भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो.
तो जुडिशरी चला जाएगा, जुडिशरी इज नॉट देयर टू सेव अस, देन हु इज देयर टू सेव द पीपल? हु कैन सेव? जैसे कि मणिपुर में माइनॉरिटी के ऊपर हमला हो गया और मेजॉरिटी के साथ में 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आए, माइताई लुपुन एंड अरम्बाई तेंगोल। इनके पास हथियारे हैं, वीडियोस, यू कैन सी वीडियोस ऑन इंटरनेट। जब मीटिंग करते हैं दी टेररिस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी का, जब मीटिंग्स करते हैं तो 500-600 लोग दिखाई देगा और सभी के पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। ऐसा जैसा मूवीज़ में होता है, ऐसा कड़ 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 ऐसा करके वो। नाउ रास्ता क्या है फॉर द ट्राइबल्स? व्हाट इज द वे? बीरेन सिंह, सपोर्टर्स ऑफ टेरर, ये 2 संगठन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। बीरेन सिंह को क्लीन चिट दिया, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू वट एवर। मई में ये अटैक शुरू हो गया, अभी तक करीब 160 ट्राइबल्स किल्ड, 160 ट्राइबल्स किल्ड। और ट्राइबल फैमिलीज को ये भी मालूम नहीं है कि सर FIR हुआ या नहीं हुआ। मेरे बच्चे 160 बॉयज़ किल्ड, यंग बॉयज़ 18, 19, 20, 21, 22। परिवार को मालूम ही नहीं है कि FIR हो गया। परिवार को ये भी मालूम नहीं है एनीबडी हैज़ बीन अरेस्टेड, और ये भी मालूम नहीं है एनी चार्जशीट इज़ फाइल्ड। और ये ग्रुप्स के पास ड्रोन्स है। गुजरात राइट्स में ड्रोन्स नहीं होता है, सिख राइट्स में ड्रोन्स नहीं हुआ, ऑटोमेटिक वेपन्स नहीं था। बॉम्बे राइट्स में हथियारे क्या था? केरोसिन, नाइव्स, त्रिशूल्स। दिस इज द वेपन, swords. But in Manipur 2023, 2024, full modern army of communalism. Modernized, full strength communal. And they're sending drones into the, like the Gaza Strip and all that. So, who can save the minority? Who will save? Case in the High Court, quiet. हाई कोर्ट से, मणिपुर हाई कोर्ट से, इम्फाल में है, हाई कोर्ट से 2 किलोमीटर दूर अटैक्स हो गए और लोगों को जान से मारा। मणिपुर हाई कोर्ट खामोश, नो केस, नो, as if it has not happened, as if Manipur is not burning. Manipur is sitting there, High Court is sitting, judges are sitting, ignoring the fire. Everywhere there is fire, the judges will sit ignoring the fire. So who will protect the minorities in India? Who will protect? और सर, जब इन सारे सवालों को लेकर जब यूथ में एक चर्चा होती है तो यूथ का ये कहना होता है कि इंडिया में शुरू से जब से आज़ादी हुई, यहाँ पे टू मच डेमोक्रेसी थी, बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिकरण हर चीज़ का किया गया, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्रश किया जा रहा है। तो कई यूथ का ये मानना होता है, जिनसे मेरी बात लगातार होती रहती है, हम लोग पब्लिक रिएक्शन जब लेते हैं, लोगों से अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा लोगों को बोलने की आज़ादी है, इस वजह से इंडिया आज तक पीछे रहा। और अभी जब थोड़ी सी एनार्की आ रही है, वो अग्री करते हैं कि एक एनार्की सिस्टम है जो आ रहा है, बट इससे देखिए देश का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तेज़ी से विकास हो रहा है। तो डेवलपमेंट, एनार्की और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो 3 इश्यूज है, इस पे लोग इस तरीके से क्यों? करेक्ट है ये। 2-3 days बैक आई सॉ स्टडी कि इंडियन लोगों का एटीट्यूड क्या है, फैसिज्म के बारे में एटीट्यूड क्या है, और उसमें इंडिया इज़ द वर्स्ट। 71% लोग कहता है कि इंडिया में अगर स्ट्रॉन्ग लीडर, जैसे फैसिस्ट काइंड ऑफ लीडर होता है, तो वी आर हैप्पी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। इफ़ वी टेक अ ओपिनियन
कि हिटलर जैसा आदमी अगर आएगा इंडिया में तो आपको क्या लगेगा? मुझे लगता है कि इंडिया के लोग विल वोट फॉर हिटलर। मुसोलिनी जो इटली का जो फैसिस्ट लीडर था, आई विल वोट फॉर मुसोलिनी। फ्रैंको इन स्पेन, पिनोशे चिली, सारे वर्ल्ड का नंबर 1, 2, 3, 4 फैसिस्ट लीडर्स, इंडिया विल बी वेरी हैप्पी। इंडिया विल बी वेरी हैप्पी। And India has got, I think, already fascist leader number 1, fascist leader number 2, fascist leader number 3. लेकिन is the country happy really? या ये state propaganda है? 60% रिपब्लिक डे का प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हमें 800 मिलियन लोगों को मुफ्त में ग्रेन्स दिया, उसने डिक्लेयर किया। इसका मतलब क्या है कि हमारा परिवार का स्थिति जो है इंडिया में इतना गंभीर हो गया कि विदाउट फ्री फूड दे कैनॉट मैनेज, जिंदा नहीं रह सकता है। तो आपको देना पड़ा 800 मिलियन लोगों को आपको देना पड़ा फ्री फूड। रूरल एरिया इंडेटेडनेस, रिजर्व बैंक इंडेटेडनेस स्टडी, 50% ऑफ रूरल इंडिया वो कर्ज लिया और नहीं दे पाया, इंडेटेड है 50%। उसमें फार्मर्स भी है, उसमें खेतीहर मजदूर भी है, उसमें सुसाइड विक्टिम्स भी है, लैक्स ऑफ सुसाइड विक्टिम्स। तो क्या ये सच है कि हमारे देश में लोग खुश है, प्रोग्रेस, उन्नति हो रहा है? क्या ये सही सच है? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है प्रोपेगेंडा है, ओनली प्रोपेगेंडा। अच्छा, आपने बड़ा रोड बनाया, आपने बड़ा हाईवे बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसके पास कार है उसके लिए वेरी गुड है, लेकिन किसानों का ज़मीन आपने लिया। पूरा देश में लाखों एकड़ किसानों का ज़मीन आपने लिया, तो क्या लोग खुश हैं? पंजाब के फार्मर इतना हड़ताल किया, 1 year 2 months ठंड में बैठा, ये बारिश के मौसम में बैठा, स्ट्रॉन्ग हड़ताल हड़ताल हड़ताल। महाराष्ट्र के है, तो क्या हमारे देश के लोग खुश हैं? मुझे नहीं लगता है। पेपर में आता है, क्योंकि पेपर क्या है, ये सब अंबानी लोगों, बिरला वगैरह, इन लोगों ने सारे पेपर खरीद लिया, नो प्रॉब्लम। टेलीविज़न आपने खरीद लिया, चैनल, लोगों को चांस नहीं है, जैसे इस पोर्टल में होता है, लोगों को चांस नहीं है बोलने का, सही बताने के लिए कि सही परिस्थिति क्या है इंडिया में। बैंक्स में लगता है कि बैंक्स, हमारा इंडियन बैंक्स मजबूत है, लेकिन भीतर से नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस ने इतना पैसा निकाला प्राइवेट बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, मालूम नहीं है वो पैसा कर्जा वापस दे पाएगा, मालूम नहीं है। और अगर कर्जा वापस नहीं आएगा तो तुम्हारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक फ्रंट पर, इंडिया के इकोनॉमी के फ्रंट पर बड़ा संकट होने वाला है। और जब आएगा संकट तब मालूम पड़ेगा कि हमारा इकोनॉमी मजबूत है या बहुत ही नाजुक है, तब मालूम पड़ेगा। अभी न्यूज़पेपर से नहीं कर, ये पॉलिटिकल स्पीच से नहीं होता है कि अंदर का हमारा इकोनॉमी मजबूत है या कमज़ोर, मालूम नहीं पड़ता है। सर, आपने जो कहा कि न्यूज़पेपर्स पे उस तरीके से खबरें नहीं आती जितना इस डिजिटल अगर पोर्टल की बात की जाए, वहाँ पे लोग अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी आवाज़ को मुखर होकर रख पाते हैं। बट उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क अब उठ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स बिल आने वाला है। और हालांकि इस पे गवर्नमेंट के कई बयान आ रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स बिल आने से वी कैन कंट्रोल द फेक न्यूज़, बट जो हिस्ट्री एक रही है कि कंट्रोल
किस पे हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर इसी को सर हम लोग राइट टू प्राइवेसी से जोड़ के देखा जाए, तो राइट टू प्राइवेसी तो है, सबके पास है, निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बट आधार कार्ड का डेटा चोरी हो जाता है। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बट सबसे मैंडेटरी लिया ही जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो आपका काम नहीं होगा। तो क्या आधार कार्ड जैसा ही कुछ अभी ब्रॉडकास्टर्स बिल आने वाला है और वो सेंसरशिप ख़त्म हो जाएगी, तो जब मीडिया भी जो एक डिजिटल स्पेस भी अगर ख़त्म हो जाएगा, तो अभी जो हम लोग ये बात कर रहे हैं अगर अखबार में होती तो शायद ये नहीं पब्लिश हो। तो ब्रॉडकास्टर्स बिल के बाद इस बातचीत और ऐसी बातचीत का क्या होगा, क्या एक रास्ता हो सकता है? भविष्य खतरा में है। डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल आने वाला है सरकार का, क्योंकि आप सुन सकते हैं सभी लोग कहते हैं, जो पावर में है सभी लोग कहते हैं डिजिटल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि डिजिटल मीडिया एक्सपोज करता है ना, साफ दिखाता है कि सच क्या है। तो सब लोग चाहते हैं, पार्लियामेंटेरियन के लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी मेन पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि इस पर नियंत्रण हो। 100% नियंत्रण आने वाला है। और मुझे लगता है कि जुडिशरी विल बी सपोर्टर ऑफ दिस कंट्रोल, क्योंकि डिजिटल मीडिया के माध्यम से जुडिशरी पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ा आना शुरू हो गया। लोग ने कमेंट करना शुरू किया इस जजमेंट के ऊपर, अयोध्या जजमेंट के ऊपर, राइट टू मैरी जजमेंट के ऊपर, सारे बातों पर, 370 पर लोगों ने खुलेआम से बोलना शुरू किया। और जजेस का क्रिटिसिज्म काफ़ी तेज़ हो गया। लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं है, जुडिशरी जो कर रहा है सहन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर बहुत कम क्रिटिसिज्म होता है। न्यूज़पेपर में वर्चुअली ख़त्म हो गया। कभी कभी एक न्यूज़पेपर या दो न्यूज़पेपर, पूरा देश के न्यूज़पेपर से एक या दो में आलोचना आएगा, लेकिन डिजिटल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। और जजेस जो करता है इमीडिएटली उसका एक्सपोजर होता है। तो ट्रांसपेरेंसी इज डबल एज सॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी लोगों को मालूम होता है ना कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जुडिशरी का रॉन्ग जजमेंट्स, जुडिशरीज रॉन्ग जजमेंट्स आर कमिंग आउट। तो आई डोंट थिंक जुडिशरी ऑल्सो वॉन्ट्स, जुडिशरी विल एग्री विद एग्जीक्यूटिव का साथ देगा कि डिजिटल मीडिया इज अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें कंट्रोल होना ज़रूरी है, इसमें रेगुलेशन होना ज़रूरी है। वी मस्ट स्टॉप डिजिटल मीडिया फ्रॉम सेइंग व्हाट दे आर सेइंग। आई फील इन द नेक्स्ट 1 year 2 years डिजिटल मीडिया का जो कंट्रोल का बिल आएगा उसमें जुडिशरी का छापा भी होगा। हो सकता है जुडिशरी में अच्छे भी जजेस हैं आज तक, तो अनक्लियर कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन जुडिशरी में ऐसे लोग हैं who don't like criticism at all. But there are very good judges also. Recently, you remember Justice has given a judgment recently कि 370 का जजमेंट के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाया और ये अच्छा जज के साथ, अच्छा बेंच के सामने आया। जज साहब ने कहा कि इफ़ दे आर क्रिटिसाइजिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन क्रिटिसाइजिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, व्हाट इज़ रॉन्ग? लेकिन अच्छा बेंच था वो। There are some benches that are not like that at all. Some are nice, some are good, some are bad. और सर आपने ये जो बात कही कि some are good, some are nice, but some are not good. तो ये जो some are very bad. Some are very bad. तो ये जो बेंच के पास केसेस जाते हैं, तो कई ऐसे जजेस के भी कोर्ट्स हैं
जिन्होंने ये कहा है कि कुछ केसेस, स्पेशल तरह के केसेस, स्पेशल तरह के बेंच के पास जाता है। वो सर किस तरीके से ये अधिकार जो है चीफ जस्टिस का कि फलाना केस फलाना जज को दे, फलाना केस फलाना जज को दे, मास्टर ऑफ द रोस्टर, मतलब उसका फाइनल वर्ड है, उसका अधिकार है चुनने, ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर समझो कोई चीफ जस्टिस बेंच नंबर 1 को दिया, चीफ जस्टिस को मालूम है ये बेल डिसमिस होने वाला है, समझे। कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो और उसका बेल एप्लीकेशन बेंच नंबर 1 को दिया जाएगा, चीफ जस्टिस को पहले से मालूम कि उसको मिलने वाला नहीं है बेल। बेंच नंबर 2 को देगा तो मिलने का चांस है, समझ में आया ना। तो ये जो अधिकार है चीफ जस्टिस का, ये रॉन्ग है, क्योंकि एक्चुअली बेंच डिसाइड करने में रिजल्ट डिसाइड करता। सो चीफ जस्टिस नॉट ओनली आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द बेंचेस, नॉट लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, आई एम न्यूट्रल। नो, नंबर 1 को दिया, नंबर 2 को नहीं दिया, नंबर 3 को नहीं दिया, नंबर 4 को दिया। No, you are deciding the case, and one judge cannot decide like that cases in the country, you know. तो कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस ने सजेस्ट किया कि ये रोस्टर कौन जज को कौन सा केस देना, ये कलेक्टिव से होना चाहिए, 3, 4, 5 जजेस का कलेक्टिव बना के देना चाहिए। ये जज का कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच के साथ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग इज हैपनिंग। कोई सिस्टम ही नहीं है। गुड जजेस विल बी मे बी नॉट टेकन ऑन सम बेंचेस इफ द अगर ये फील होता है कि ये डिसेंटिंग जजमेंट देगा, देन मे बी यू विल नॉट टेक। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम इज अ रॉन्ग सिस्टम, आर्बिट्ररी सिस्टम। सर इतनी सारी बातें रही हम लोगों की, और इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है, जो इस पूरे नैरेटिव अभी जो पूरे कंट्री में चल रहा है, कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो रही है, इवन जजेस में भी, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा होलसम की बात करें तो इसमें सर प्रॉब्लम तो ये है, बट जो यूथ है जो ये प्रॉब्लम समझ पा रहा है, सेंस कर पा रहा है, वो लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम है, बट रास्ता क्या है, क्या एक सल्यूशन हो सकता है, किस रास्ते से सल्यूशन निकल सकता है। वो सल्यूशन सर अगर आपका एक्सपीरियंस अगर हम लोग इसमें जानना चाहें, आपका टेक जानना चाहें, तो सल्यूशन क्या हो सकता है। एक्चुअली हमारा इंडिया गंभीर स्थिति में है, मोस्ट सीरियस सिचुएशन टुडे। फैसिज्म का टेक ओवर, डेमोक्रेसी को नष्ट करना, ये होने वाला है कमिंग डेज। और अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर केंद्रीय सरकार, अगर मोदी जी दोबारा जीतेंगे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन, रॉन्ग पॉलिटिक्स लेकिन पावरफुल पॉलिटिशियन, अगर दोबारा जीतेगा, डेमोक्रेसी इन इंडिया विल गो। मोदी जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट इंदिरा गांधी का इमरजेंसी, इंदिरा का इमरजेंसी में ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी का इमरजेंसी 10 गुना और खतरनाक है, मोर डेंजरस देन इंदिरा गांधी इमरजेंसी। तो जीतेगा इलेक्शन में, डेमोक्रेसी विल गो, फैसिज्म विल कम 100%, लेकिन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ कि ही कैन से why are you calling me Hitler, why are you calling me fascist, I have won the election, correct, that is his strength, ये मोदी जी का स्ट्रेंथ है। I can do whatever I want now, जीत हो गया ना, I can do whatever I like, majority wins, might is right, करेक्ट। लेकिन हिटलर भी 1933 में
उसका राइज टू पावर हुआ बाय विनिंग द वाइमार इलेक्शन. फैसिज्म कैन कम आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. मोदी जी का राइज जो था 1933 इस तरह से हुआ. ही वॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड देन ही टर्न्ड fascistful. So democracy in India will be in very grave danger. Judiciary will be, seeing it now, I think judiciary will be finished. The last pillar of democracy, सबसे last pillar of democracy will be shattered. Shattered completely. And people like us and young lawyers जो काम करते हैं field में, they will be all finished off. What is the solution? क्या है? Solution public के हाथ में रहेगा. In the masses. जैसे जयप्रकाश नारायण, I think that phrase is very good. संपूर्ण क्रांति. क्या लोगों में इतना नफरत आएगा सरकार से? ये दमन जैसा स्थिति, ये अत्याचार, ये किलिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन, क्या लोग नाराज हो जाएगा, उभर के आएगा और संपूर्ण क्रांति करेगा हमारा देश में? ये देखने लायक चीज़ है. यंग लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं है. सरकार से आश्वासन आते रहेगा, लेकिन उसकी परिस्थिति जो है वो बदलने वाला नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पॉवर्टी, गरीबी जो है, भूखमरी बढ़ेगा. तो रास्ता क्या है? रास्ता इज ओनली संगठन बनाओ, मजबूत हो जाओ, इकट्ठा करो लोगों को, विरोध करो सरकार को, बोलते रहना. एंड नॉन वायलेंस संपूर्ण क्रांति. मुझे लगता है दोबारा ये रास्ता लेना पड़ेगा लोगों को. पता नहीं सक्सेस होगा, सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार बहुत मजबूत है और सरकार ने धर्म का गलत इस्तेमाल किया. सरकार का ने धर्म का, रिलीजन का गलत इस्तेमाल किया. आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू हिंदुइज्म. हिंदुइज्म इज प्योर रिलीजन, गुड रिलीजन, religion of peace, religion of non-violence. Hinduism is that kind of religion. लेकिन करने वाले लोग कुछ और है. गुंडे लोग हैं, किलर लोग हैं, लिंचिंग करने वाले लोग हैं, हेट स्पीच करने वाले लोग, सब रिलीजन के नाम से. और मुझे लगता है टिल्ट होगा जबकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज अगर कहेंगे कि आई एम सॉरी मिस्टर मोदी, दिस इज नॉट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ये काम जो धर्म को इस्तेमाल करके आप लोगों को भड़का रहे, दैट इज नॉट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू रिलीजन. हिंदू रिलीजन डजंट बिलीव इन वायलेंस. Hindu religion doesn't believe in killing, lynching. There is no hate speech in Hindu religion. Hindu religion is the religion of love. All religions are the religion of love. Christianity, Sikhism, Islam, all religions are the religions of love. Equality, taking care of people, looking after the people, not killing people. तो ये कंट्रोल जो है कि रिलीजन इज लाइक दिस ओनली, दिस हिंदुत्व काइंड ऑफ रिलीजन, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज विल नॉट अग्री. समय आएगा दे विल से नो सर, वी डोंट अग्री. व्हाट यू हैव डन वी रिस्पेक्ट. आपने राम मंदिर बनाया, बड़ी अच्छी बात है, बट व्हाट यू आर डूइंग टू पीपल, बुलडोजिंग देयर हाउसेस, दिस इज रॉन्ग. Don't do this in the name of religion, please. Don't do this in the name of religion. Do not harm people in the name of religion. So who knows, maybe all society, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, everybody,
everybody, they will rise against the fascism. नया ज़माना आने के लिए, लाने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है. Because judiciary will not save, parliament will not save, the police have become criminals only. Police force in India has become a criminal force. So who will save people of India? Who will save us? तो यहाँ पे वही डेमोक्रेसी की जो हम लोग जहाँ से बात शुरू किए थे कि जो किताब में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वही डेमोक्रेसी की परिभाषा अभी डेमोक्रेसी को बचा सकती है. फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो इसी नोट पे आई गेस बहुत एक अच्छी बातचीत रही हम लोगों की, और उम्मीद है कि सर आपको भी इस बातचीत में अच्छा लगा होगा. आपको भी जो एक इंसाइटफुल, हमारे ख़ास तौर से जो यंग ऑडियंस है, जिन्हें इंसाइट्स की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से एक वैसे इंसाइट की ज़रूरत होती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया या न्यूज़पेपर में उन्हें नहीं मिलता, जो एडिटोरियल में नहीं मिलता, वो सर आपसे मिला. बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आपने एक अच्छा खासा समय हम लोगों के निकाला. थैंक यू सो मच सर. और आप लोगों को भी ये बातचीत कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. आप उन पे भी हमारे और कंटेंट, जो गांव की खबरें हैं, जो बस्ती की खबरें हैं, जो आपकी खबरें हैं, वो आप देख सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.